मेरा नाम सौरभ है। मैं एक्सप्रेस क्योर ई क्लिनिक का को-फाउंडर हूँ और सर हमने क्योर की कहानी नाम का एक वेब सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें कि हम अलग-अलग क्षेत्रों की बीमारियों और वहाँ के पेशेंट्स की परेशानियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये हम इसलिए करना चाहते हैं ताकि हमारे सिस्टम में जो भी डॉक्टर्स हैं उनको हम प्रॉपर फीडबैक दे सकें एक तो, और दूसरी चीज़ अगर कोई ऐसी बड़ी सोशल गड़बड़ी है या इंफ्रास्ट्रक्चर की गड़बड़ी है, जिसको हमें लगता है कि हमें सरकार तक या एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना है, तो वो भी हम पहुँचा सकें। इस कड़ी में आज हमारे साथ राजीव कुमार जी जुड़े हैं, उन्नाव उत्तर प्रदेश से। और राजीव जी ने एमएसडब्ल्यू का कोर्स किया है। ये न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, काउंसलिंग करते हैं मरीजों की, और एक एनजीओ के साथ भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप इतना सारा काम एक गांव में रहते हुए कर रहे हैं और मरीजों के लिए आप एक उम्मीद की किरण हैं। इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, उन्नाव जिले की और आपके स्पेशली गांव के और आसपास के एरियाज में जो मरीज हैं, उनमें किस तरीके की परेशानियां इस समय इस मौसम में देखी जा रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर, अभी तो आजकल जो समस्या आ रही है, एक तो तेज बुखार की आ रही है। तेज बुखार होता है और उन्हें सर दर्द होता है, बहुत तेजी से सर दर्द होता है, ठंडी लगती है, अचानक ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगती है, कभी गर्मी लगने लगती है उन्हें। ये समस्या ज़्यादातर देखने को मिल रही है। और कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे कफ हो गया है, वो कफ अंदर जम जाता है, खाँसते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है। यहाँ आँखों के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है और घबराहट, बेचैनी होती है। खासकर ये 50 से ऊपर वाले लोगों को ये दिक्कत ज़्यादा देखने को मिल रही है गाँव में। अच्छा, तो सर, इसमें क्या डायग्नोसिस निकल के आता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है इन मरीजों का? तो पेशेंट हमारे पास आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, फिर हम एक्सप्रेस की ओर से उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर वीडियो कॉल के थ्रू जो हमारे डॉक्टर साहब होते हैं, उनसे हम बात कराते हैं। जी डॉक्टर और पेशेंट से बात करने के बाद वो प्रिस्क्राइब करते हैं, फिर हम उन्हें वो दवाइयाँ सजेस्ट कर देते हैं। जी फिर फॉलोअप के लिए उन्हें बुलाते रहते हैं कि क्या हो रही है, और उन्हें आराम मिलता है। जी सर, अभी जैसे आपने बताया कि फीवर और हेडेक, सीवियर हेडेक, ये अभी बीच में जब बरसात का मौसम था लास्ट ईयर, तो जी, बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें कि डेंगू हो रहा था, और वो डेंगू स्पेसिफिक डेंगू नहीं हो रहा था। वो ऐसा हो रहा था कि आर्थराइटिस के सिम्टम्स जैसे आ जा रहे थे। जी सर। बिल्कुल पैर जकड़ जा रहा था, लोग बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसा ये फैली थी बीमारी? ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन 1-2 केस ऐसे आए हैं। एक दो केस ऐसे आए थे। ठीक है, थोड़ा सा सर मैं पीछे जाना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि 2019 से आप कार्यरत हैं और पेशेंट्स के बीच में हैं। सर, कोविड के समय में क्या हुआ मरीजों के साथ और किस तरह से मरीजों ने मैनेज किया? थोड़ा सा उस समय को याद करके बताएं कि उस समय क्या परिस्थिति थी और कैसे मैनेज हुआ? कोविड के समय तो सर बहुत ही दिक्कत हो रही थी, खासकर पेशेंट का। एक तो स्टिग्मा था कि कोई पेशेंट खांसता हुआ आएगा, अगर हमारे पास आता है, या डर फैला हुआ था कि अगर कोई किसी को कोविड हो गया तो बहुत तेजी से फैल रहा था। इसलिए हॉस्पिटल ओवरलोड थे, पेशेंट वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे, जो पहुंच रहा था उसे सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। जी कभी कभी कुछ केस ऐसे थे हमारे जिनके प्रॉपर टीबी का इलाज चल रहा था, किसी का टीबी का चल रहा था, किसी का शुगर का चल रहा था ना, किसी का ऑलरेडी कंटिन्यू एचआईवी वगैरह का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वो भी परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें प्रॉपर अपनी ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही थी। जी हॉस्पिटल जाते थे, हॉस्पिटल में इतनी भीड़ होती थी कि उनको कोई केयर नहीं कर पा रहा था। ऊपर से कोविड के केसेस भी आ रहे थे। परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उनका ट्रीटमेंट ब्रेक होने लगे थे, दवाइयाँ छूटने लगी थी। जैसे टीबी के कुछ केसेस थे, उन्होंने अपनी दवाइयाँ वो खाना चाह रहे थे, पर वहाँ से प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पा रहा था, ओवरलोड इतना ज़्यादा था। फिर वो हमारे पास आए और हमने उन्हें सजेशन दिया कि अगर वहाँ से नहीं मिल पा रहा है तो आप डॉक्टर साहब से लिखा के बाहर से भी ले सकते हो, पर दवाई नहीं छोड़नी है, परेशान नहीं होना है। जी फिर हमारे पास
आते थे, हम अपने सीनियर से उन्हें कंसल्ट कराते थे, उनकी समस्याओं को भी देखते थे और दवाइयों की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट वगैरह होते थे, उनको भी मैनेज कराते थे। ये दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हो रही थी सर। लॉकडाउन के समय में तो ऐसा हुआ कि जो शहर के प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स थे, डॉक्टर्स थे, वो तो अपने आप को सेव करके घर में हो गए और कभी वो प्रैक्टिस करते थे, कभी नहीं करते थे। पीपीई किट वगैरह उपलब्ध थी। बहुत सारे गाँव में ऐसा भी हुआ कि जो वहाँ के, क्योंकि मरीज को डॉक्टर चाहिए, जो जिसको भी थोड़ी भी ज्ञान है उसको डॉक्टर समझते हैं और इसको बात को नहीं समझते कि क्या सीवियर बीमारी है, कि कौन मैनेज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। बहुत सारे मरीजों ने दबाव डाला कि भाई जो गाँव में बैठे हैं डॉक्टर्स, जो अपने आप को बंद करना चाहते हैं या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनके ऊपर बहुत दबाव था। तो आपके यहाँ भी ऐसा हुआ कि मरीजों की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और परेशानी में आप लोगों को कुछ मरीजों का भी रोष झेलना पड़ा? दबाव तो था, पर सर हम लोग ना फ़ैमिलियर हो जाते हैं, जैसे कि हम मना नहीं कर सकते। अब वो हमारे पास ही सबसे पहले आते हैं कि सर मुझे समस्या है, कुछ सजेशन दीजिए, कुछ करिए सर। तो डायरेक्टली हम किसी को मना नहीं कर सकते कि नहीं हम नहीं देखेंगे, अब आप जाइए, अब आपको दिक्कत है तो आप कुछ भी करो, मेरे पास मत आओ। कुछ ना जी, कुछ तो करना ही पड़ता था सर, उन्हें काउंसलिंग करना, उन्हें समझाना कि आप परेशान मत होइए, ठीक हो जाएगी, हो जाएँगे। आप थोड़ा गाइडलाइंस का फ़ॉलो करो, आप केयर करो अपनी, अपने फैमिली को भी सेफ रखो, अपने आप को भी सेफ रखो, बस आप परेशान नहीं होना है। हाँ, थोड़ा-सा प्रोटेक्शन तो रखते थे, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते थे। काँच वगैरह का चैम्बर वगैरह रखते थे, थोड़ा-सा दूरी बना के रखा था। पर प्रॉब्लम तो थी सर, लेकिन हम नहीं मना कर सकते अब। सोशल समझ लो कि हम लोग इतना अटैच हो चुके हैं लोगों से कि मना किया ही नहीं जा सकता उनसे। बिल्कुल, बिल्कुल, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं सर उनसे कि अगर बिल्कुल, हम भी मना कर देंगे तो फिर कहाँ जाएँगे वो? बिल्कुल, 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 और सही बात है। हो सक हो सकता है सर उन्हें कोविड ना हो, उन्हें सिम्पटम्स ही खाँसी, नॉर्मल खाँसी आ रही हो, उन्हें लगता है कि मुझे कोविड हो गया है। वो और हाइपर हो जाते थे। तो मैं बोलता था कि नहीं ये सीवियर नहीं है, आप कोविड नहीं हुआ है, आपको नॉर्मल है, आप अपना ख़्याल रखो। बिल्कुल, मैंने कहीं पर पढ़ा कि 90% कोविड के केसेस ऐसे लोगों को मैनेज करने पड़े जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं थी। अब आप सोचिए कि अगर हमारे हेल्थ वर्कर्स के पास, आप जैसे लोगों के पास अगर स्वास्थ्य की जानकारी नहीं रहती, इलाज की जानकारी बिल्कुल नहीं रहती, तो हमारे देश का क्या हाल होता और कितनी समस्या होती। जब इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद, इतना सीवियर लॉकडाउन के बावजूद, इतना तैयारी करने के बावजूद जब इतनी दिक्कत हुई, तो बिना आप लोगों के और बिना आपके ज्ञान के और एक्सप्रेस क्योर का ये एक उद्देश्य है कि जो मरीज हैं और डॉक्टर हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हेल्थ सेक्टर के। बट जो बीच की कड़ी है, जिसमें कि हेल्थ वर्कर्स हैं, जो काउंसलिंग करते हैं, जो दवाई लेने में मरीज की मदद करते हैं, जो लैब की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करते हैं, जो बेसिक चीज़ है जिसके बेसिस पर डॉक्टर की डायग्नोसिस और उनका जो सजेशन है वो चलता है, उस पूरे मिडिल लेयर को हमें लाइट देने की ज़रूरत है, उसको प्रकाश देने की ज़रूरत है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ बड़े अस्पतालों में, बड़े डॉक्टरों के पास ही होता है, बल्कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके ज्ञान से बहुत काम हो रहा है। सर, अभी हम लोगों ने जो सीरीज़ किया, इसमें पाया कि डर्मेटोलॉजी के केसेस बहुत सारे बढ़ रहे हैं पेशेंट्स में। क्या आपके क्षेत्र में भी स्किन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और क्या कारण है उसके? इसमें सर केस तो आ रहे हैं, नॉर्मल रैशिंग होती है, उन्हें खुजली वगैरह होती है। पर अभी ऐसा कोई केस नहीं आया जिससे लेप्रा वगैरह निकला हो मेरे पास। पर एक केस ऐसा है, एक छोटा बच्चा है, उसे एक अजीब-सी प्रॉब्लम्स है। मैंने डॉक्टर साहब को शेयर किया है डिटेल वगैरह, वो उसपे स्टडी करके मुझे बताने के लिए कहा है। उसको जहाँ प्राइवेट पार्ट वगैरह होता है तो वहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा उभर रही है, निकल रही है, अपने आप निकल रही है, ग्रो कर रही है। उन्होंने कहा कि आप मुझे डिटेल भेज दो, तो मैं इस पे स्टडी करके आपको बताऊँगा। बाकी ऐसा ज़्यादा कुछ लेप्रा वगैरह केसेस नहीं आए सर हमारे पास अभी। अच्छा, अच्छा सर। जैसे स्किन रैशेज़ हैं, दाँत खाज है, ये जो केसेज़ हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, ये आपके
क्षेत्र में ऑब्जर्व किए जाते हैं? जी जी जी, ठीक है सर। अच्छा सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है स्टेरॉइड्स को लेकर कि जी आप देखते होंगे कि समाज में जो भी लोग दवाई दे रहे हैं या दुकान खोल के बैठे हैं, वो बहुत आसानी से मरीज को स्टेरॉइड दे देते हैं कि जल्दी से आराम होने के नाम पर उनको कुछ दवाई दे देते हैं, कुछ पुड़िया में दे देते हैं। क्या आपके यहाँ इसका प्रचलन है और इससे क्या नुकसान होता है? सर, कोई भी दवाई बगैर डॉक्टर के कंसल्ट से तो नहीं देनी चाहिए, पता नहीं कौन सा साइड इफेक्ट कब हो जाए। ये तो होता है कि लोग दे देते हैं, पर बगैर डॉक्टर के कंसल्ट से ऐसी कोई दवाई लेनी ही नहीं चाहिए। साइड इफेक्ट किसी भी दवाई के हो सकते हैं, और ये साइड इफेक्ट जानलेवा भी हो सकते हैं कभी कभी। जी जी ये प्रचलन तो है, पर मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए कि जब तक कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे तब तक वो दवाई हमें लेनी नहीं चाहिए। जी सर। अब मुझे एक एक थोड़ा सा, क्योंकि आप एक सामाजिक रोल में भी हैं, पेशेंट्स के बिहेवियर को भी अच्छी तरीके से समझते हैं, थोड़ा सा हमें ये बताने का प्रयास करें कि एक बिहेवियर देखा जाता है कि मरीज बीमारी को टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, और उसके बाद फिर ज्यादा खर्चा करते हैं, और उसके बाद फिर उसको साइड इफेक्ट होते हैं, नुकसान होते हैं, इलाज हो पाता है, नहीं हो पाता है, तरह तरह की उसमें समस्याएं होती हैं। तो मरीज को अगर हम ऐसा कहें कि भाई आपके पास, जैसे आपके पास डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, तो मरीजों को कंसल्टेशन शुरुआत में कराने में क्या असुविधा होती है, या वो कैसा फील करते हैं टेली कंसल्टेशन कराने में? एक्सट्रा चीजें होती हैं जो फैलने वाली बीमारी होती है, जैसे कि किसी को टीबी निकल आया या कुछ निकल आया, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमें टीबी हो सकता है या हमें ये समस्या हो सकती है। जैसे बताते हैं कि टीबी के सिम्टम में अगर आपको 2 सप्ताह से अधिक खांसी आ रही है या तेज बुखार आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो लोग उसे इग्नोर करते रहते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कराते। खांसी की दवाई ले ली, अपने आप ठीक हो जाएगा, गर्म पानी पी लिया, अपने आप ठीक हो जाएगा। जब ठीक नहीं होते हैं तब वो दिक्कत करती है, और जब हमारे पास आते हैं उन्हें बताते हैं कि ये सिम्टम ऐसे हो सकते हैं, आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर लीजिए, अगर आपको निकलता है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। पर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि नहीं, मुझे ये हो ही नहीं सकता, मुझे ये कैसे हो सकता है, मेरे परिवार में किसी को नहीं हुआ है तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरे डॉक्टर भी शुरू से वही करते हैं, फिर बाद में वो बताते हैं, फिर तीसरा डॉक्टर चेंज कर देते हैं। अगर शुरुआत में ही प्रॉपर उनकी काउंसलिंग हो जाए, या कोई डॉक्टर साहब उन्हें बता दें कि नहीं, ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको ये जांचें करानी है और आपका इतने दिन का ट्रीटमेंट चलेगा, आप ठीक हो जाएंगे। और अगर वो हमारे पास भी आ रहा है, फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, अगर हम उन्हें डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट करा दें या समझा दें, तो वो आसानी से मान भी जाते हैं। पर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या जानकारी ना होने के कारण वो अपनी बीमारी को बढ़ाते ही हैं, प्लस अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं इधर उधर। जी, तो जैसे ये समस्या है, तो इसके समाधान के लिए एक तो रास्ता ये है कि हम काउंसलिंग करें, जैसे आपने बताया। दूसरा समाधान ये है कि हम फ्री कंसल्टेशन उपलब्ध करा दें कि भाई आपको कोई चिंता नहीं है, आप आइए, आप फ्री कंसल्टेशन उपलब्ध है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे फ्री कंसल्टेशन अगर उपलब्ध हो, तो क्या मरीज उसके ऊपर भरोसा करेगा और उसको इस्तेमाल करना चाहेगा? कि फ्री की चीजें तो लोग ले तो लेते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसे। उन्हें लगता है कि अरे ये तो बहुत छोटे डॉक्टर हैं, पैसे ही नहीं ले रहे हैं। गाँव की सर मेंटालिटी बन चुकी है, जिस डॉक्टर की फीस ज़्यादा होगी वो उतना अच्छा डॉक्टर है। जी ना वो शहर जाते हैं कि भाई क्या बोलते हैं कि मैंने उन डॉक्टर साहब को दिखाया, उनकी तो 1500 की फीस है केवल। जी कितने बड़े डॉक्टर होंगे। अगर वहीं पे कोई दूसरा डॉक्टर बैठा है, सेम डिग्री है, सेम चीजें कर रहे हैं, उन्हें लगता है अरे ये तो फ्री में कर रहे हैं, पता नहीं सही से देखें या न देखें। तो जी होना चाहिए, पर इतना ज्यादा भी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए कि पेशेंट अफोर्ड ना कर पाए, या जी एकदम फ्री भी नहीं होना चाहिए कि नहीं वो उसकी वैल्यू ही ना करे। जी जी जी। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, और स्पेशली उन्नाव ने कैसे कोविड के समय अपने आप को संभाला, कैसे झेला, इसके बारे में बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।